वेलकम सभी को। और आज हम फिजिकल एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट चेंजिंग ट्रेड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन ये पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या इस चैप्टर में है और कितना इस बार जो न्यू सिलेबस में हमारा आने वाला है। तो 1.1 में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकंड जो टॉपिक है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। थर्ड टॉपिक है जो कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। फोर्थ जो टॉपिक है वो हमारा कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। पाँचवें नंबर पे होता है जो खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन का सिंपली वर्ड में हम मीनिंग समझे तो ये जनरल एजुकेशन का ही पार्ट है। तो इसमें दो वर्डों से मिलकर बना है ये फिजिकल एंड एजुकेशन। फिजिकल का मीन होता है बॉडी और एजुकेशन का मीन होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। थस मीन्स एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसको ही फिजिकल एजुकेशन बोला जाता है। और इसका जो एम होता है वो ह्यूमन बॉडी का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। और वो डेवलपमेंट जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं या वेरियस गेम्स होते हैं उनके माध्यम से वो होता है। तो कुछ डेफिनेशंस भी इसमें दी हुई हैं हमने। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन जो है वो बोल रही है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी बॉडी का टोटली डेवलपमेंट करना है और पर्सनैलिटी जो बच्चों की पर्सनैलिटी को बढ़ाना है। ये जो डेफिनेशन दी हुई है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रेगुलेशन ने। सेकंड नंबर पे जो डेफिनेशन दी हुई है, फिजिकल एजुकेशन इज दैट पेस ऑफ एजुकेशन विच डील द बिग मसल्स एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटिव रिस्पॉन्स। ये जेबी नर्स ने डेफिनेशन दी है। इसमें इसने सिंपली बोला है कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा पेश है जो एजुकेशन जो है वो बिग मसल एक्टिविटीज़ को डील करता है। जैसे लाइक जंपिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है या लिफ्टिंग है। ये बिग मसल्स जो हमारी जिसमें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं उनका डेवलपमेंट करना होता है इस एजुकेशन के थ्रू। सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सिंपली हम समझे इस चार्ट में देख सकते हैं कि बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन के। इसमें फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड है सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फिजिकल एजुकेशन में पहला जो पार्ट है वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। हमारी फिजिकल का मतलब होता है हमारी बॉडी। तो फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट जो प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव होता है जो हमारी बॉडी है इसका डेवलपमेंट हो। जो एक बच्चा होता है वो वर्कआउट करता है या फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, तो उससे क्या है उसका बॉडी का जो प्रॉपर यूज़ होता है उसका करता है तो वो उसकी जो बॉडी होती है वो डेवलप होती है। ये इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड नंबर पे आता है मेंटल डेवलपमेंट। तो फिजिकल एजुकेशन का सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट में हम सिंपली समझ सकते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनका मेंटल लेवल है वो बढ़े और वो एक्टिविटीज़ को सिंपली कर सके और जो उसको सोचने समझने में, स्ट्रेटजीज बनाने में, स्पोर्ट्स की स्ट्रेटजीज बनाने में उनको हेल्प मिले। ये भी एक मेंटल डेवलपमेंट उससे होता है। फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली उसका मेंटल डेवलपमेंट भी वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। थर्ड नंबर पे आता है सोशल डेवलपमेंट। हमने देखा होगा बहुत सारे कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो वहाँ पे खिलाड़ी को एक दूसरे खिलाड़ी की भावनाओं को समझना, उसके साथ में रहना, एक सोशल व्यक्ति कैसे होता है, कैसे वो अपने साथियों के साथ रहता है और ये सब चीज़ें उसमें सीखता है।
इसके फोर्थ नंबर पे आता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो बहुत सारे हम टूर्नामेंट वगैरह में देखते हैं कि एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और टूर्नामेंटों के माध्यम से उनको सिखाया जाता है कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जाए। हार होती है या जीत होती है तो वो वहाँ पे लड़ाई नहीं करते हैं, उस कंडीशन में वो हार को भी पचाना सीखते हैं और जीत को भी पचाना सीखते हैं। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट के ही अंदर आता है। तो दुख सुख प्यार मोहब्बत और अपने जितने भी एग्रेशन है, जितने भी इमोशंस के पार्ट होते हैं उन पर कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो चीज़ इसके अंदर सीखता है। 5वें नंबर पे आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी वो आंतरिक क्षमताओं को पहचानता है और उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने आप को प्रेजेंट करता है। जो 6 नंबर पे आता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी हमारा बॉडी का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है जिससे हमारा मस्तिष्क जो बोलता है वैसा ही हमारी मसल्स कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उतना रिस्पॉन्स दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। जैसे मान लो एक बिगनर प्लेयर जो होता है वो क्रिकेट में हम खेलते हैं तो वो बॉल को कैच नहीं कर पाता है या फिर बैट को बॉल से हिट नहीं कर पाता है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है तो उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ता जाता है। जैसा उसका माइंड बोलता है वैसी उसकी बॉडी परफॉर्म करने लग जाती है। तो यही न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही होता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक का फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। तो बहुत सारे कैरियर्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन में भी। कोई अगर प्लेयर या जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है या फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो वो अपने कैरियर फिजिकल एजुकेशन में बना सकता है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं जो इजीली हम कोई स्पोर्ट्स से या फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो उसको इजीली कर सकते हैं। इन टीचिंग सेक्टर सबसे पहला आता है। टीचिंग सेक्टर में हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे हम देखते हैं तो वहाँ पे पीटी टीचर और पीटीआई वगैरह भी बोलते हैं जिनको हम उनका एक कैरियर ऑप्शन होता है जिनके लिए रिक्वायर होती है मिनिमम सीपीएड बीपीएड एमपीएड, जो ये कोर्स वगैरह किए होते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह किए होते हैं फिजिकल एजुकेशन से या मास्टर डिग्री किए होते हैं फिजिकल एजुकेशन से, वो इन जो जॉब्स में अपना जॉब कर सकते हैं टीचिंग सेक्टर में। सेकंड नंबर पे आता है इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेक्टर। तो आपने देखा होगा कोचिंग और ट्रेनिंग जो चलती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम्स में होती हैं। आपने कोच वगैरह देखे होंगे या फिजिकल ट्रेनर देखे होंगे, तो वो उनका काम होता है इन बच्चों को ट्रेन करना, कोचिंग देना ताकि वो अपने जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अपना डेवलपमेंट कर सके। तीसरे नंबर पे आता है इन हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड सेक्टर। आपने देखा होगा बहुत सारे जिम फिटनेस ट्रेनर और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट डाइटिशियंस होते हैं या स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट जो होते हैं, वो भी एक कैरियर है फिजिकल एजुकेशन में जो इस सेक्टर में अपने आप को एक कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए केवल जो जिम ट्रेनर का कोर्स वगैरह होता है, फिटनेस ट्रेनर का कोर्स होता है या साइकोलॉजिस्ट का एक कोर्स होता है, डाइटिशियन का कोर्स होता है, तो वो करके इजीली इस तरह की जॉब्स को या इस तरह के वर्क को इजीली कर सकते हैं जिससे अपना कैरियर बना सकते हैं वो। नंबर 4 पे आता है इन परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है। आप बहुत सारे टूर्नामेंट वगैरह देखते हो तो वहाँ पे इन लोगों को आप परफॉर्म करते हुए भी देखते हैं और वो उनका इनकम का सोर्स भी होता है। तो प्लेयर आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं जो केवल स्पोर्ट्स से ही कमाते हैं। और आप टूर्नामेंट वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे ऑफिशियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, उनको भी उससे प्रोफेशनली पैसा अर्न करते हैं वो। और या मैनेजमेंट वगैरह होती है जो टूर्नामेंट वगैरह कराती है तो वहाँ पे अध्यक्ष वगैरह होते हैं या स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी होती है, वो भी उसी माध्यम से पैसा का इनकम करती है, तो वो भी उनके लिए एक कैरियर होता है। नंबर 5 में आता है इन मीडिया सेक्टर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीडिया सेक्टर में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे वर्क होते हैं। तो जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं या बुक ऑथर होते हैं या स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग करने वाले होते हैं या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करने वाले होते हैं, इनके पर्टिकुलर कोई कोर्स वगैरह भी होते हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनते हैं। तो वो पर्टिकुलर जर्नलिस्ट में एक अपनी फील्ड चूज़ करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की होगी या पॉलिटिशियंस की होगी या वार वगैरह की हो गई या क्राइम वगैरह की होगी रिपोर्टिंग वगैरह, तो वो उस चीज़ पे पर्टिकुलर अपना स्पेशलाइजेशन करते हैं। इसमें स्पोर्ट्स भी आता है तो वो स्पोर्ट्स पे करते हैं। तो ये भी एक कैरियर हो सकता है फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो बहुत सारे अपन स्पोर्ट्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। अपन ने केवल 16 गेम को इंक्लूड किया है जो खेलो इंडिया की लिस्ट में है। उनके मेजर गेम के ऊपर भी हमने एक चार्ट बनाया है, डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आता है आर्चरी। आर्चरी जो गेम है, इसमें मेजर जो कंपटीशंस हैं, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, सैफ गेम, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह इसमें होती है। इसके बाद में आता है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भी ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या स्कूल नेशनल गेम्स वगैरह सब में इंक्लूड है एथलेटिक्स। क्योंकि एथलेटिक्स खेलों की एक बेस जो बोला जाता है वो होता है। ये लगभग सब गेमों में इसको इंक्लूड किया गया है, जो जितने मेजर कंपटीशन वगैरह होते हैं। नंबर 3 पे आता है बास्केटबॉल। इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप, NBA अमेरिकन जो एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है, जो NBA खेलता है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कंपटीशन मिलता है। तो इसमें भी हम बहुत अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, खेलो इंडिया है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है या स्कूल नेशनल गेम्स वगैरह है। बास्केटबॉल भी सब लगभग गेमों में कंपटीशनों में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद 4th नंबर पे आता है बैडमिंटन। ओलंपिक्स में भी है ये बैडमिंटन, वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में भी है, एशियन गेम्स में भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी है, सैफ गेम में भी है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग में भी है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी है, थॉमस कप, उबर कप। ये बहुत सारे गेम होते हैं जो बैडमिंटन के कंपटीशंस वगैरह होते हैं। बॉक्सिंग इसके बाद आता है। बॉक्सिंग में ओलंपिक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, अमेचर बॉक्सिंग कंपटीशन है, या सैफ गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, नेशनल गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, खेलो इंडिया गेम्स हैं, स्कूल नेशनल गेम्स हैं। ये बहुत सारे गेम कंपटीशन जो होते हैं ये बॉक्सिंग में इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद आता है फुटबॉल है। फुटबॉल में सबसे पॉपुलर जो वो इसका होता है, तो वर्ल्ड कप आप सुनते होंगे, फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा कॉन्फेडरेशंस जो कप है वो है, ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है। बहुत सारे गेमों में भी फुटबॉल को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में आता है अपना जिम्नास्टिक। ये भी इसके मेजर गेम बहुत सारे हैं। ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, सैफ गेम्स है, पैसिफिक रिम चैंपियनशिप है, खेलो इंडिया गेम्स है, नेशनल गेम्स है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है। ये बहुत सारे गेम इसमें होते ही हैं। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है हॉकी, जो अपना नेशनल गेम भी कहलाता है। ये ओलंपिक में जो हम इसके ओलंपिक के बहुत बार के चैंपियन भी रहे हैं, कंटिन्यूस 3 बार, और कुछ अलग अलग हट के भी हमने इसमें बहुत ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। ओलंपिक्स में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में है, एशियन कप में है, सैफ गेम्स में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में है, और आगा खान कप है, मारू गप्पा गोल्ड हॉकी कप है, या नेहरू कप है, नेशनल गेम्स है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, या स्कूल नेशनल गेम्स है। इनमें सब में इंक्लूड किया गया है। 9वें नंबर पे आता है जूडो। जूडो ओलंपिक्स में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है इसकी, और सैफ गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, यूरोपियन जूडो चैंपियनशिप होती है, जूडो ग्रैंड प्रिक्स वगैरह होते हैं, ऑल जापान चैंपियनशिप होती है, खेलो इंडिया होती है। खेलो इंडिया में अपना ये है, इसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, नेशनल गेम्स है, स्कूल नेशनल गेम्स है। तो इनमें बहुत सारे गेमों में ये जूडो को भी इन्वॉल्व किया गया है। 10वें नंबर पर आता है कबड्डी, जो इंडोजीनियस गेम है। इसमें ये 2 गेम हमारे इंडोजीनियस गेम भी इंक्लूड किए गए हैं, जिससे अपने देश के जो गेम हैं वो भी वर्ल्ड लेवल पे एक रैंकिंग प्राप्त कर सकें। अभी ये केवल नेशनल गेम्स वगैरह, एशियन गेम्स वगैरह में होते हैं। अभी इनका अपने भारत सरकार द्वारा इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि इसमें वर्ल्ड लेवल पे या ओलंपिक लेवल पे इनको इन्वॉल्व किया जा सके। इसीलिए इसी उद्देश्य से इनको खेलो इंडिया की सूची में भी डाला गया है, ताकि इन गेमों का भी विकास हो सके। एशियन गेम्स है, कबड्डी वर्ल्ड कप है, प्रो कबड्डी लीग जो आप सब लोग हम टीवी पे देखते हैं, कबड्डी प्रो लीग, ये भी एक बहुत पॉपुलर लीग शुरू की गई है। फेडरेशन कप है, नेशनल गेम्स है, खेलो इंडिया गेम्स है, या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, स्कूल नेशनल है, सब में कबड्डी को भी इन्वॉल्व किया गया है। अपने जो इंडिया के नेशनल लेवल के टूर्नामेंट जो होते हैं ज़्यादातर उनमें हैं। 11वें नंबर पे आता है खो खो। नेशनल गेम्स है या नेशनल चैंपियनशिप है, नेहरू गोल्ड कप है, फेडरेशन कप है, स्कूल नेशनल गेम्स है, या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है। इनमें इनको इन्वॉल्व किया गया है खो खो को। और
12वें नंबर पे आता है शूटिंग, ओलंपिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सेफ गेम्स, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, स्कूल नेशनल गेम्स वगैरह, इनमें सब में इसको इन्वॉल्व किया गया है। 13 नंबर पे आता है रेसलिंग। रेसलिंग जैसे हॉकी अपना नेशनल गेम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला लगभग रेसलिंग हर गांव, हर एक कस्बे में हम देख सकते हैं कि वहाँ हॉकी के मतलब सॉरी रेसलिंग के हमें अखाड़े वगैरह मिल जाते हैं, या लोग किसान लोग होते हैं वो अपने खेतों में भी इसका एक ग्राउंड बना के वहाँ पे अपने बच्चों को कुश्ती वगैरह कराते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर गेम है एक इंडिया का। इसमें अपने को ओलंपिक में मेडल भी मिले हैं। अपने मेन प्लेयर जैसे सुशील कुमार है, ईगो दत्त है, साक्षी मलिक है, जिन्होंने अपने को ओलंपिक में मेडल भी दिए हैं। तो ये ओलंपिक में है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है, एशियन गेम्स में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में है, सेफ गेम्स में है, फेडरेशन कप में है, नेशनल गेम्स में है, खेलो इंडिया गेम्स में है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में है। 14 नंबर पे आता है वॉलीबॉल। ओलंपिक्स में है वॉलीबॉल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है, एशियन गेम्स में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में है, सेफ गेम्स में है, फेडरेशन कप में है, नेशनल गेम्स में है, खेलो इंडिया गेम्स में है। 15 नंबर पे आता है वेट लिफ्टिंग। ओलंपिक में है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है, एशियन गेम्स में है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, सेफ गेम्स है, फेडरेशन कप है, नेशनल गेम्स है, खेलो इंडिया गेम्स है। 16 नंबर पे आता है स्विमिंग। ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है, एशियन गेम्स में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में है, सेफ गेम में है, नेशनल गेम्स में है, खेलो इंडिया गेम्स में है, स्कूल नेशनल। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद में सिंपली वर्ड में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इज इन वंस लाइफ इज़ इनवैल्यूएबल। तो सबको पता है कि एक स्पोर्ट्स के बिना हमारा जो एक लाइफ है वो निरंकुश हो जाती है, जो मतलब ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ ना कोई खेल खेलता है। ये भी एक खेलो इंडिया का एक पर्पज़ रहा है कि सब व्यक्ति खेलें और एक एंटरटेन करें। प्लेइंग स्पोर्ट्स इंक्लूड इनकैलकुलेट टीम स्पिरिट, डेवलप स्ट्रेटजीज एंड एनालिटिकल थिंग्स, लीडरशिप स्किल्स, गोल सेटिंग, रिस्क टेकिंग। ये भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जिससे खेलो इंडिया के माध्यम से स्पोर्ट्स के जो स्पिरिट होते हैं या स्ट्रेटजीज होते हैं, एनालिटिक थिंग्स होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होते हैं, गोल सेटिंग होती है या रिस्क टेकिंग होती है, वो इन चीज़ों को सीखे। तो आपको पता ही है कि एक हेल्थी व्यक्ति ही एक अपनी सोसाइटी को और अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है कि मतलब क्या हम करना चाहते हैं खेलो इंडिया के माध्यम से। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंस कंपोनेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। एक किसी भी नेशन को बढ़ाने के लिए वहाँ का जो एक नागरिक होता है वो फिट और हेल्थी होगा, तो ही वो देश स्ट्रॉन्ग होगा, वो वहाँ की वर्किंग एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसी उद्देश्य से लेके खेलो इंडिया ने भी एक प्रोग्राम तैयार किया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के नागरिक हैं वो हेल्थी और फिट हो सके और उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद भी कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, उसको रीड कर लेते हैं। इस टाइम वी इंस्पायर यंग टैलेंट, गिव देम टॉप नॉच infrastructure and training of the highest level. We need to inculcate a strong spirit of participation in sports that enable players to demonstrate their true potentials. Only then can India realize its dream of becoming a sports superpower. तो सिंपली वर्ड में हम समझ सकते हैं कि खेलो इंडिया क्या चाहता है कि एक ऐसी स्पिरिट और पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए जिससे प्लेयर को अपना जो ट्रू पोटेंशियल्स होती हैं, जो उनका खेलों की स्किल्स होती हैं, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उनको अच्छी सुविधाएं मिल पाएँ, इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म की तरह की सुविधाएं उनको मिल पाएँ, जिससे वो अपनी ट्रू पोटेंशियल्स हैं उनको या उनकी जो क्षमताएं हैं उनको बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाए, जिससे उसके जो वो सपने देखता है स्पोर्ट्स के या जो भी आगे बढ़ने की सोचता है इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे, तो वहाँ तक वो पहुँच सके। ये एक खेलो इंडिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसके उद्देश्य से लेके इस चीज़ को बनाया गया। इसके आगे पढ़ते हैं हिस्ट्री खेलो इंडिया प्रोग्राम की। 31 जनवरी 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो ओपनिंग सेरेमनी की थी, जो गुरु शिष्य ट्रेडिशन को लेके इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसका शुरुआत की थी। इसका जो फर्स्ट इवेंट हुआ था 2018 में, और ये एनुअली ऑकर होने वाली चीज़ है जो
ईयर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लास्ट इवेंट जो इसका हुआ था 2019 में हुआ था, 2020 में भी होना था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से कुछ चीज़ें जितने भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हैं उनको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ तक कि ओलंपिक गेम को भी कुछ महीनों के लिए या साल के लिए टाल दिया गया है, जो जापान टोक्यो में होने थे। तो सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी समस्या है कोविड-19 भी। तो इसके बाद में आता है जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। पर्पज़ जो इसका है, जो खेलो इंडिया का, वो ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट हंट को सर्च करना है, ढूंढना है, ताकि वो अब आएँ उस लेवल पे खेलें और वो अपने देश के प्रतिनिधित्व भी कर सकें। इसके बाद में कुछ जो लास्ट इवेंट हुए थे या जो फर्स्ट खेलो इंडिया गेम हुए थे, उसमें हरियाणा जो स्टेट था उसने 102 मेडल लेकर सबसे टॉप ऊपर लिस्ट में रहा था, जिसमें 38 गोल्ड, 26 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज थे। इसके दूसरे नंबर पे जो रहा था पावर हाउस, इसको पावर हाउस भी बोला गया अपने खेलो इंडिया का, हरियाणा स्टेट को। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे जो आया था वो अपना महाराष्ट्र, जिसने 111 मेडल लिए थे, लेकिन इसमें इन्हें 36 गोल्ड लिए थे, इसलिए इस दूसरे नंबर पे था। भले ही मेडल ज़्यादा, लेकिन गोल्ड का यहाँ पे ज़्यादा काउंट होता है। वहाँ पे हरियाणा ने 38 गोल्ड लिए थे, यहाँ पे 36 गोल्ड महाराष्ट्र ने लिए। इसके बाद में दिल्ली आता है जिसने 94 मेडल और इसमें 25 गोल्ड इंक्लूड थे। इसके बाद में आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो सिंपली वर्ड में हम समझे कि खेलो इंडिया का क्या एम है, तो वो रूरल गेम, जो इंडोजिनियस गेम है या ट्राइब गेम है, उन गेमों को अपने लोगों के पूरे, क्योंकि देश अपना बहुत बड़ा है, जो पर्टिकुलर अपना, जैसे मान लो कोई एक थांटा गेम लगाते हैं, वो अपने मणिपुर, मिजोरम इधर की तरफ खेला जाता है, तो कुछ लोग ही उसको जानते हैं। तो उन ऐसे गेमों को, जो ट्राइब गेम्स हैं या मार्शल आर्ट, अपनी इंडिया की मार्शल आर्ट है या जो इंडिजिनियस गेम है, उन गेमों को इंट्रोड्यूस कराना है अपने इंडियंस के सामने और वर्ल्ड लेवल पे। तो इस उद्देश्य से भी इसको बनाया गया है, ताकि अपने खेल भी दूसरे देश खेले, अपने गेमों की प्रोग्रेस हो और अपने जो देश है वो, वहाँ का हर एक नागरिक बहुत हेल्थी और फिट हो, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो उसके। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंकरेज, प्रमोट एंड पॉपुलराइज द इंडोजिनियस स्पोर्ट्स। सिंपली वर्ड में यहाँ पे बोला गया है कि हमारे जो इंडोजिनियस गेम स्पोर्ट्स हैं उनको इंकरेज करना है, प्रमोट करना है या उनको पॉपुलराइज करना है। और दोज प्लेड इन द रूरल एंड ट्राइब एरियाज ऑल कंट्री, जो मतलब हमारे देश में सब जगह छोटे छोटे गेम बहुत सारे पार्टों में खेले जाते हैं, उन गेमों को भी उठाना इसका उद्देश्य है। कुछ खेलो इंडिया गेम के जो प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसमें मैंने चार्ट में बनाए हुए हैं। ये खेलो इंडिया की साइट से एक चार्ट मिला था, तो मैंने उसको भी एक आपको दिखाने के लिए इंक्लूड किया है। इसमें बहुत सारे अपने 12 लगभग इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। हम आगे कर लेते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स 12 वर्टिकल नेम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। प्ले फील्ड डेवलपमेंट में सिंपली हम कह सकते हैं, जितने भी देश में आप देखते होंगे प्ले फील्ड की बहुत ही एक किल्लत होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें कोई एक ग्राउंड मिल जाता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो इस उद्देश्य से भी प्रायोरिटी में सबसे पहले नंबर पे प्ले फील्ड होगा, तो ही प्लेयर बन पाएंगे, वहाँ पे खेलने आ पाएंगे। तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में ऑब्जेक्टिव में लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड का, जो प्ले फील्ड है उनका डेवलपमेंट हो सके। दूसरे नंबर पे आता है कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। जो कम्युनिटी कोचिंग होती हैं उनको भी डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे शॉर्ट NIS भी चलाने अभी NIS ने कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में शॉर्ट NIS 6 वीक की जो होती है वो चालू की है, जिससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा कोच तैयार हों और वो अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे या स्कूल लेवल पे या कोई जिला पंचायत लेवल पे, वो अपने गृह स्थान पे भी अपने लोगों को ट्रेनिंग दे सके। तीसरे नंबर पे आता है स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स। जो अभी स्टेट लेवल के खेलो इंडिया सेंटर बनाए जा रहे हैं, आगे इसकी प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक खेलो इंडिया का सेंटर हो। तो अभी खेलो इंडिया के स्टेट लेवल पे पहले पर्पज़ में लिया गया है कि स्टेट लेवल पे कम से कम एक तो हो, तो इस उद्देश्य से भी चल रहा है।
फिर इसके बाद में चौथे नंबर पे है एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन। हर साल इनके स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो इंटरनेशनल मानकों के आधार पे हो, इंटरनेशनल लेवल का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दिया जाए, ऐसा लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। पाँचवें नंबर पे आता है टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक कमेटी गठित की जाती है जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अलग अलग कंपटीशंस में, जैसे स्कूल नेशनल गेम हो गया या ऑल इंडिया इंटरनेशनल हो गया या नेशनल चैंपियनशिप हो गया, तो वहाँ पे एक सिलेक्टेड टीम जो होती है खेलो इंडिया की, जो वहाँ पे जाती है और प्लेयर्स को देखती है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है या उनका जो स्किल्स है, उनके आधार पे उन बच्चों को सिलेक्ट करती है और वो उनको टैलेंट सर्च के आधार पे उनको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको कैंपों में भी रखा जाता है ताकि वो आगे भविष्य में चल के एक अच्छे प्लेयर बन सकें। 6 नंबर पे आता है यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कुछ खाली स्थान पड़े हैं या स्टेडियम तो बना दिए, वहाँ उनका यूटिलाइज अच्छे से हो नहीं रहा है, तो उनको अच्छे से यूटिलाइज करना, उनको डेवलप करना, अपग्रेड करना, स्पोर्ट्स स्किल्स को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ये भी एक इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आगे आता है 7वें नंबर पे आता है स्पोर्ट टू नेशन रीजनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज। कुछ नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे स्पोर्ट्स जो एकेडमीज होती हैं स्टेट लेवल पे, इनको भी सपोर्ट देना। ये खेलो इंडिया की एकेडमीज से अलग एकेडमीज को भी सपोर्ट देना, फाइनेंशियल हो गया, ट्रेनिंग लेवल हो गया, उनको कोच प्रोवाइड करना या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वो भी एक इसके अंदर वर्क में आता है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव में आता है। 8 नंबर पे आता है फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस। सीबीएसई में तो ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर लिया गया है, आप देखते हैं इसके सिलेबस में भी आ गया है, और आप अपने स्कूल में भी देखते होंगे कि एक खेलो इंडिया के थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, टेस्ट भी कराए जाते हैं, बैटरी टेस्ट भी होते हैं, जो जिसका डाटा हमारा खेलो इंडिया की साइट पे हमें अपलोड करना होता है कि बच्चा कौन सा गेम ले रहा है, किस गेम में कितनी परफॉर्मेंस कर रहा है, उनके टेस्ट का रिजल्ट क्या है, जो सीधा खेलो इंडिया ऐप या खेलो इंडिया फिटनेस एसेसर के थ्रू वो जाता है। वो भी एक चिल्ड्रन का पार्ट है, जिससे स्कूलों में भी एक बहुत अच्छा टैलेंट हमारे मिल जाता है, जिससे बच्चों को उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जा सके जिससे वो अच्छा अपना स्पोर्ट्स में करियर बना सके। इस उद्देश्य से भी स्कूल फिटनेस प्रोग्राम भी चलाया गया है, जिससे अपने देश के बच्चे भी फिट हो सकें। 9th नंबर पे आता है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। वुमेंस के लिए भी अलग फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जिसमें वुमेंस ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और एक हेल्थी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, जिससे महिलाओं को भी पुरुषों के मुकाबले एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए। 10वें नंबर पे आता है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंगेस्ट पीपल विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रमोशन किया गया है उनके लिए, उनको अलग से फंड प्रोवाइड किया गया है, जिससे डिसेबल्ड बच्चे भी अपने डिसेबल्ड पर्सन भी अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करने के काबिल समझ सके, जिससे उनको भी ऐसा ना लगे कि हम समाज से अलग थलग हो गए हैं। 11वें नंबर पे आता है स्पोर्ट्स फॉर प्ले पीस एंड डेवलपमेंट। जो स्पोर्ट्स होता है ये भी एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि शांति और डेवलपमेंट के लिए भी स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, ताकि एक हेल्थी नेशन क्रिएट हो सके। यहाँ पे क्राइम लेवल बहुत कम हो, यहाँ पे लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो सद्बुद्धि वाली हों, उनका जो माइंड है वो एक हेल्थी माइंड हो, जिसमें करप्ट और क्राइम का माहौल क्रिएट ना हो। इस उद्देश्य से भी स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारा माइंड अच्छी हेल्थी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत कम जाएगा। तो इस उद्देश्य को भी लेके भी खेलो इंडिया प्रोग्राम में कुछ इसका ऑब्जेक्टिव्स लिया गया है साथ में। 12वें नंबर पर आता है प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनियस ट्राइबल गेम्स। ये भी आपने पहले मैंने बताया कि कुछ हमारे रूरल गेम है, इंडिजिनियस गेम है या ट्राइब गेम है, उन गेमों को भी प्रमोट करने के लिए इसका किया गया है। कुछ अदर हाईलाइट्स हैं, उनको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या इनसे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है। तो सबसे पहले आता है टैलेंटेड प्लेयर आइडेंटिफाइड इन प्रायोरिटी स्पोर्ट्स discipline at various level by the high powered committee will be provided annual financial assistance of 5 lakh per annum for 8 year। ये सिंपली
जो खेलो इंडिया की साइट पे भी ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि 5 लाख रुपए एक साल में जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं जिनको सेलेक्ट कर लिया जाता है खेलो इंडिया की टीम में, खेलो इंडिया के उसमें कैंप वगैरह में, तो उनके ऊपर 5 लाख रुपए पर ईयर खर्च होता है, और वो भी 8 साल के लिए होना है ताकि वो ओलंपिक लेवल की तैयारी कर सके। क्योंकि इतने बड़े लेवल की तैयारी करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए होता है, और कोचिंग सपोर्ट चाहिए होता है। तो खेलो इंडिया ये सब चीज़ें उनको, उन स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रही है ताकि उसको फाइनेंशियल दिक्कत ना आए, कोचिंग की दिक्कत ना आए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद में कुछ खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स में विच आर द पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम, जो खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक पार्ट हो गया है, जिसके अंदर जो बच्चे को सिलेक्ट किया गया था खेलो इंडिया के जो ऐसे स्कूल गेम्स हुए थे उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस पे जो बच्चे आए थे उनको, या फिर नेशनल हुए थे उनको, उनमें से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जो 31 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक 2018 में हुआ था न्यू दिल्ली में। इसमें अंडर 17 एथलेटिक हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट अक्रॉस 16 डिसिप्लिन। जो 16 स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर जो मैंने लिस्ट भी बनाई है उन्हीं के लगभग हैं वो, तो इसमें दिए भी हुए हैं नीचे: आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। ये इन गेमों को इंक्लूड किया गया था जो स्कूल गेम्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बच्चे आए थे, उन बच्चों को, एक अंडर 17 के बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया गया था ताकि वहाँ पे वो अपने इंटरनेशनल सुविधाओं के अकॉर्डिंग वो अपना परफॉर्म कर पाएँ, और उनमें जो जीते थे उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी गई थी।